नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर बहुत स्वागत आप सभी का। 5 के प्रहार में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है उपचुनाव का दंगल, बयानों की हुंकार। उपचुनाव में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेताओं के सियासी तेवर तीखे होते जा रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो भाषा की तमाम सीमाओं को लांघ दिया है, तो कुछ ने तल्ख जवाब देकर पलटवार भी किए हैं। इन बयानों ने उपचुनाव में राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। एक तरफ विरोधी इन बयानों को मुद्दा बनाकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जनता के बीच इन विवादित बयानों का क्या असर होगा। क्या चुनावी नतीजों में इसका असर और प्रभाव दिखेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार राजनीति में भाषा की मर्यादाएं कैसे गिरती जा रही हैं, और उपचुनाव में जिस तरह से एक के बाद एक नेताओं के तीखे हमले कहें या बेतरतीब तरीके से एक दूसरे पर हमलावर बातें कहें, बेलगाम बोल कहें, बिगड़ी जुबान कहें, आज इसी पर बात करेंगे। पहले देखिए छोटी सी रिपोर्ट। उपचुनाव का रण, हाथ में कमंडल, बेलगाम बोल, बिगड़ी जुबान, भारतीय जनता पार्टी के रंग में खून लगा, चोर सीडी से लेकर कत्लेआम। ये राजस्थान में कत्लेआम करने वाले चोरों से उठाई गिरों से ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उपचुनाव में बयानों की हुंकार। तो आखिरकार राजनीति में जिस तरीके से चुनाव प्रचार अब तेज होता नजर आ रहा है, उसमें क्या नेता अपनी भाषाई मर्यादाएं, अपनी नैतिकता भूलते जा रहे हैं, और क्या इन चुनाव में इनका भी असर पड़ता है, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद हैं, और आपको सबसे पहले परिचय करवा दूं, प्रतीक सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मित्तल साहब, सबसे पहले तो शुरुआत आप ही से कि कैसे ये बेलगाम बोल, बिगड़ी जुबान, चोर सीडी और कत्लेआम तक, और उससे भी आगे गगरी फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह की भाषा कैसे देख पा रहे हैं इन उपचुनाव के इस समर में? मित्र साहब अनम्यूट कीजिए पहले तो। जी जी। राजस्थान की पूरी अपनी एक इमेज है पूरे देश में, और ये माना जाता है कि चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो। क्या आवाज आ रही है हेमंत? हाँ, आवाज आ रही, मित्र साहब बोलिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान की एक अपनी अच्छी एक इमेज है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, चाहे वो दूसरे संस्कृति कला का दूसरा, उसमें राजस्थान अच्छा है। और भाषा के अंदर भी हम ये देखते हैं कि जो नेता है, राजनेता है, वो एक सीमा तक अच्छी रखे बयान देते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है जैसे हम दूसरे प्रदेशों में जाके देखते हैं। लेकिन फिर भी पिछले दिनों जो बयान जिस तरीके से नेताओं के सामने आए, हेमंत, मैं उस पर आना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आज जो मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो दिल्ली के अंदर जो बात कही, वो एक बहुत ही क्या नाम से राजनीतिक तरीके से एक बात को सामने लाए। अनुच्छेद 370 को, जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मसला है, जिस तरीके से वहां की विधानसभा में वो विधेयक क्या नाम से पारित हुआ है, और जिस तरीके से कांग्रेस ने उसका समर्थन किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से आज जो संकेत दिए हैं, जो 370 का मुद्दा है, वो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के उपचुनाव में भी पुरजोर तरीके से उठाने को जाएगी। एक राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक तरीका, जिसके तहत मुझे लगता है कि आज मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक अच्छा एक प्रयास किया। अब रात समझ लिया कि जिस तरीके से नेताओं के बयान आए, तो मैं सबसे पहले जो क्या नाम से हरीश मीणा है, जिनका आपने जिस तरीके से उठाई गिरा और उन्होंने चोर शब्द का इस्तेमाल किया, तो वहां के बागी उम्मीदवार नरेश मीणा, उसके संदर्भ में किया। मैं बताना चाहता हूँ, जो देवली के जो विधायक रहे हैं और अभी मौजूदा समय में सवाई माधोपुर टॉप के सांसद हैं, इससे पहले वो राजस्थान के क्या नाम से पुलिस महानिदेशक भी रहे, और शायद उनके नाम क्या नाम से रिकॉर्ड रहे राजस्थान का सबसे लंबे जगह समय तक डीजी रहने का। तो मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से जो पुलिस के जो तौर तरीके होते हैं, जो उन्होंने क्या नाम से अनुभव किए होंगे अपने कार्यकाल के दौरान, वो शायद क्या नाम से राजनीति, मुझे लगता है कि ऐसे शब्दों का शायद इस्तेमाल इतने बड़े सांसद और इतने बड़े जिनका राजनीतिक कद रहा हो, जितना प्रशासनिक कद रहा हो, यदि उठाई गिरा और चोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है शायद ये उचित नहीं है। अब देखिए, जिस प्रकार हनुमान बेनीवाल ने, इसमें तो कोई पीछे नहीं है मित्र साहब, ऐसा लगता है जी। जिस तरीके से देखिए, हनुमान बेनीवाल ने भी जिस तरीके से क्या नाम से, जो दिव्या मदेरणा जो कांग्रेस की पूर्व विधायक रही है, उनके बारे में कहा, उनके पिता के बारे में सीडी को लेकर जो बात कही,
मुझे लगता है कि शायद क्या नाम जो बहुत ही व्यक्तिगत आक्षेप है, इनसे क्या नाम से नेताओं को लगातार बचना चाहिए। अब चूंकि मुझे लगता है कि मतदान की तिथि 13 नवंबर बहुत नजदीक आ रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये और जो जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप है वो लगेंगे। और जहां तक रघु शर्मा का सवाल है, देखिए रघु शर्मा जो है वो लगातार ऐसे बयान देते रहे, पहले भी उन्होंने ऐसे बयान दिए, जब वो गुजरात के प्रभारी थे तब भी उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं। तो मुझे लगता है कि फिर भी राजनेताओं को जो राजस्थान की जो छवि है उसके अनुरूप अपने बयान देने चाहिए। जी, ये बताते हुए भी शर्म आती है कि इस तरह के नेताओं की भाषा हो गई है। आप देखिए, इसमें कोई, आप जैसे कह रहे हैं, कोई पीछे नहीं है, ना कांग्रेस के नेता, ना बीजेपी के, ना निर्दलीय। एक अगर निर्दलीय प्रत्याशी सरेआम जाकर के सभा में कह देता है कि मैडम की घघरी फाड़ दो, क्या शर्मनाक बात है। एक विधायक कांग्रेस पार्टी का वो जाकर के मन से कह देता है कि मैंने राजेंद्र गुडा को मारपीट करके भगाया था और मैंने और रफीक खान ने साथ में। बताइए, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या है। एक कोई बीजेपी के विधायक हैं या मंत्री हैं, वो एक गाली गलौज करते हैं, उनके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। आप बताइए कैसे ये राजनीतिक शुचिता की बात कर सकते हैं। प्रतीक सिंह जी, क्या ऐसे चुनाव जीतेंगे? आपके विधायक सरेआम मंच पर कभी कह रहे हैं कि भाई हमने मारपीट करके गुडा को भगाया था, बी टीम है। आरोप प्रत्यारोप तक तो ठीक है, लेकिन जब आप शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाएं, और बहुत सारे उदाहरण इन दिनों में देखने को मिल रहे हैं, ऐसे चुनाव जीतेंगे प्रतीक जी? हेमंत भाई, आपने बिल्कुल सही बात उठाई है कि राजनीति में जो भाषा की जो शुचिता है वो होनी चाहिए, लेकिन पिछले दिनों जो भाषा की शुचिता गिराने का सारा काम है, सारा दारोमदार है, वो बीजेपी के ऊपर है। और उसमें सबसे आगे इनके प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो हैं, क्योंकि वो कभी कहते हैं कि जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा और खूनी पंजा और पता नहीं अनेकों अनेक इस तरीके के शब्द कहते हैं। और ये आपको देखिए कि आज के दौर के अंदर कोई भी अगर किसी को कोई गाली बकेगा या कुछ होगा तो कोई सुनता नहीं है। और कत्लेआम का जहां तक आप जिक्र कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि गुर्जर और मीणा समाज के बीच में द्वेष किसके कार्यकाल में फैला था, किसके कार्यकाल में हमारे भाइयों के ऊपर गोलियां चली थी। ये बीजेपी ही थी ना, जब वो द्वेष बढ़ा था मीणा समाज और गुर्जर समाज के अंदर। तो उसी कत्लेआम की बात कर रहे हैं, उसी चीजों की बात कर रहे हैं। वो कत्लेआम एक आम बोलचाल का एक शब्द है, लेकिन उनका जो कहने का मतलब था वो यही था कि समाज के अंदर जिस तरीके से द्वेष पहले भी बीजेपी ने फैलाया है और फिर से बीजेपी इसी समाज के अंदर द्वेष फैला करके वोट लेने की कोशिश कर रही है। तो लेकिन उपचुनाव में मुझे लगता है कि जनता जो वोट घुमा फिरा के कहें, लेकिन वो मंच से उनका बयान तो ये था कि चुनाव बीत जाएंगे, बीजेपी तो कत्लेआम करवाएगी। अब चलिए उनको भी छोड़ देते हैं। हाकम अली के बयान को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे? आप ही के विधायक हैं हाकम अली खान, मारपीट करके मैंने भगा दिया था। हाकम अली जी के बयान पे नहीं, हाकम अली जी के भी बयान पे आऊंगा। पहले तो मैं ये कह दूं कि जो उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव पे जनता भाषा के आधार पे मुझे लगता है कि वोट देने वाली नहीं है, चाहे किसी की भी कैसी भी भाषा अच्छी हो या बुरी, क्योंकि जनता वोट देगी वो जो काम किए हैं पर्ची सरकार ने 11 महीने में। अब 11 महीने के अगर पर्ची सरकार के कार्यकाल में आएंगे तो गर्ग साहब बैठे हैं, वो मुझे 11 काम बता के चले जाएं जो इन्होंने वादे 2000 क्या पर्ची सरकार, राजनीतिक तौर पर मंच पर तो शोभा देता है, लेकिन आप ऐसे नेशनल चैनल पे, स्टेट चैनल पर बैठकर क्या बोल दूं? आप बता दीजिए। भजनलाल सरकार, अच्छा भजनलाल सरकार बोल दूं? भजनलाल सरकार के जो 11 महीने की जो कार्यकाल रहा है, ये इसी पर जब हम बात कर रहे होते हैं, आप देखिए कोई भी सरकार होती है तो जनता ने चुनकर के भेजा, चाहे वो आप कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, वो भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। और आप जब उसको पर्ची सरकार कहते हैं तो मुझे तो लगता है कि सीधा जनभावना पर आप चोट पहुंचाते हैं। जी बोलिए, फिर भी आपका रवैया। भाई आपने मुझे बोला इस शब्द का यूज नहीं करें, तो मैंने शब्द बदल दिया। मैंने बोला भजनलाल जी की जो सरकार है, 11 महीने की जो सरकार रही है, उसने जो 11 वादे पिछले चुनाव में किए थे, वो 11 वादे कुछ अगर पूरे हो गए हो तो वो बता जाएं। चाहे से हरियाणा और गुजरात के बराबर का सस्ता पेट्रोल डीजल देने की बात हो, चाहे कन्हैया लाल जी के हत्यारों को फांसी देने की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे से किसानों के ऋण माफी की बात हो, और अनेकों अनेक सारे काम बता दीजिए। एक काम अगर इन्होंने कर दिया हो, वो गैस के सिलेंडर की घोषणा की थी 450 रुपए में, वो आज तक नहीं दे पाए। अभी खबर छपी है कि अब वेरिफिकेशन का काम चालू हुआ है, अगर वेरिफिकेशन नहीं होगा तो सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। बताइए, एक काम गिना जाए, 10 लोगों के नाम बता दे जिनको फायदा हो गया उनकी स्कीमों से। तो काम गिनाने के लिए है नहीं, इसलिए अब कुछ भी उठाते हैं, लेकिन जनता को पता है कि 11 महीने की सरकार किस तरीके से चली है और उसी के नाम पे जनता वोट देगी। जी गर्ग साहब, जनता तो कांग्रेस कह रही है कि वोट देगी तो काम के आधार पर देगी, लेकिन ये भाषा की गिरती मर्यादा ये क्यों सामने आ रही है? कैबिनेट मंत्री आपके, उनका वीडियो सामने आ रहा है, गाली गलौच ऐसी है कि आप सुन जाएं तो शर्म से पानी पानी हो जाएं।
ऐसे ऐसे वीडियो चल रहे हैं, बताइए। वोट तो उनसे देखिए मिलने हेमंत हैं, भाई, गालियों से थोड़ी मिलने हैं। बिल्कुल सही बात है, विकास से मिलेंगे। हमने पिछले 11 महीने के अंदर विकास किए, 10 नहीं 15 काम गिना देता हूं जो हमने काम किए हैं। हमने 450 रुपये में सिलेंडर भी दे रहे हैं, 7.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम भी कम किए हैं। हमने किसान सम्मान निधि 6,000 से 8,000 भी की है। हमने SIT गठित भी की है। हमने युवाओं को रोजगार भी दिया है। अब तक 40,000 युवाओं को रोजगार दे दिए, 90,000 की विज्ञप्तियां जारी हो चुकी है। हमने कुसुम योजना के अंदर 11,500 करोड़ रुपए का फंड भी रिलीज कर दिया है। हमने जल जीवन मिशन के अंदर करीबन 9,90,000 कनेक्शन भी दे दिए हैं। तो इस तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो 1150 रुपए कर दिए। हमने MSP पे 150 रुपए बढ़ा दिए हैं। ये किए हैं, लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा, ये झूठे लोग हैं। हेमंत भाई, जब इनके नेता झूठ बोल जाते हैं कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाता है, तो कौन विश्वास करेगा। जहां तक ऊटपटांगी इनकी जो नेता सोनिया गांधी, वो खुद ही बोलती थी कि मौत का सौदागर, नीच, ये किसको बोला जाता था। एक देश के प्रधानमंत्री, पूरे विश्व का लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उसको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल। अब आप देखिए, ये लोग आतंकवादियों के साथ है। हेमंत भाई, अब नई बात देखिए, आज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 370 वापस लाने के लिए विधेयक पेश हो रहा है और उसमें कांग्रेस साथ दे रही है। इससे ज्यादा और क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है। देश को तोड़ने वालों के लोगों के साथ में कांग्रेस मिली हुई है, 370 का ये समर्थन कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या होगा। कश्मीर कर रहे हैं आतंकवाद को फैलाने के लिए, ये उसका समर्थन कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या होगा, जनता सब समझती है। इसी तरीके से राजपूतों का अपमान करने के लिए राहुल गांधी ने खुद ने स्टेटमेंट दिया है कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए राजपूत के राजा महाराजा हैं, वो नहीं दे क्या? जयपुर के राजघराना कहाँ था बताइए, एक लाइन बता दीजिए इतिहास में। इन्होंने जयपुर राजघराना क्या आजादी दिला रहा था, बता दीजिए भाई। ये चलिए इनसे पूछता हूँ यहाँ पे, एक इतिहास का कोड बता दें कि जयपुर राजघराना आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। चैलेंज है मेरा इनको, अगर ये बता दें तो हरियाणा ने एक लाइन बता दें, एक लाइन भाई। जिस तरह से हरियाणा में एक लाइन बता दीजिए, जयपुर राजघराने ने आजादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ी हो, एक बता दीजिए कहां लड़ाई लड़ी है, बता दीजिए एक नाम इतिहास में, अगर एक लाइन लिखी हो ये बता दीजिए। सीटें जीत के आएंगे। देखिए अब पता नहीं पा रहे, अब भग गए इधर उधर। पूछ अरे रहा हूं बात क्या किया आप, जयपुर राजघराने का बता दीजिए कंट्रीब्यूशन देश की आजादी में क्या था, बताइए 370 का समर्थन क्या था, नहीं करते क्या हो। था बताइए। आज वहां पे विधेयक पास हो रहा है, जयपुर राजघराने का कंट्रीब्यूशन आप क्या क्यों था। समर्थन कर रहे हो। अब देखो मुंह पे टेप लग आतंकवादियों गई, के साथ अब शामिल बोला मिले नहीं हो। जाएगा, मुंह पे टेप लग आतंकवादियों गई के साथ मिले हो। बताइए जयपुर राजघराने का क्या कंट्रीब्यूशन था। हेमंत भाई, ये वो लोग हैं जो देश हम आज इसी पर तो बात कर रहे हैं कि हम अब मर्यादित रहते हुए भी तो आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, अपनी भाषा पर हम लगाम लगा करके भी तो लगा सकते हैं। जयपुर राजघराने का योगदान क्या था, ये आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों का योगदान पर आप भी प्रतीक जी जवाब नहीं दे पाएंगे। राहुल गांधी का स्टेटमेंट लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी भी राजघराने का आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं था। राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, आप बताइए। आप नहीं, ये तो प्रतीक जी आप मानेंगे ना कि किस देश में, ये तो आप नहीं कह सकते कि कोई भी ऐसा पूर्व राजघराना नहीं था जिसने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। ये तो सही बात नहीं है। कुछ ऐसे भी राज परिवार के सदस्य रहे जो लगातार अपने सारी चीजें सौंप करके देश की आजादी के लिए भी लड़े। मैं तो ये कह रहा हूँ गल साहब जी, फिर भी समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी के बात का। देखिए आप हेमंत भाई, किस तरह के लोग हैं, उधर वो नेता इधर से कांग्रेस। लेकिन प्रतीक जी वो ये कह रहे हैं, प्रतीक जी एक मिनट सुनिए, बात सुनिए, मेरे सवाल सुनिए। बीजेपी ये कह रही है कि धारा 370 हट गई, अब आप उसे बार बार ला करके क्या दिखाना चाह रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या आप खुले तौर पर धारा 370 को हमेशा के लिए बनाए रखने के समर्थक हैं, तो क्यों है, उसका फायदा क्या है फिर जम्मू कश्मीर में, बताइए देश हित में क्या फायदा है। भाई मेरे को 10 सेकंड देना, मैं पूरा बताऊंगा मैं। हाँ। जो वहां पे सरकार बनी है, कांग्रेस पार्टी ने उसको बाहर से समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी सरकार का हिस्सा नहीं है, पहली बात। तो आपने उस विधेयक पे समर्थन क्यों किया, आपने उस विधेयक पे समर्थन क्यों किया। गर्ग साहब उसी पर जवाब दे रहे हैं। मीट हो रहा था तब क्यों नहीं, आप बाइकाट करते हैं, आप बोलते राहुल गांधी से स्टेटमेंट दिलाइए। गर्ग साहब वो उसी पर जवाब दे रहे हैं, उनको थोड़ा वक्त दीजिए जी। दिलाइए कि हाँ हमने इसका समर्थन नहीं करते। बोलते लगातार बीजेपी के प्रवक्ताओं को बीमारी हो गई बीच में बोलने। नहीं प्रतीक जी जब वो धारा चली गई, वो हट गई, तो अब उसके बाद आप समर्थन क्या उसका क्यों कर रहे हैं, उसके क्या देश हित क्या है, उसमें क्या फायदा हो रहा है या वोटों का हित है।
जिस तरीके से आप मुझे जिस बोलने तरीके देंगे तो से मैं बताऊंगा, भारत इनको या तो पाकिस्तान चुप का करा टुकड़ा लीजिए किया या तो था, इस इनसे तरह जवाब से ले टुकड़ा लीजिए। करने वाले लोग हैं आप हेमंत अगर भाई। मुझसे सवाल गर्ग कर रहे हैं, साहब, तो गर्ग मुझे साहब बोलिए। एक मिनट सुन तो लीजिए। इन गर्ग साहब सुन मैं- लीजिए। मैं- गर्ग साहब मैं- आक्रामकता मैं- अच्छी है लेकिन और इतनी भी कोई नहीं। लोग हैं। गर्ग साहब सुनिए। जनता गर्ग नकार साहब, दी थी अभी हरियाणा का गर्ग चुनाव साहब है। सुनिए। यानी हरियाणा खाने का वाले चुनाव लोग हैं है। पाकिस्तान जाकर उसके बाद में घर में के जाके ये मारा है। सेपरेटिस्ट के साथ सरकार चलाने भैया, वाले लोग उसके बाद में हैं। घर में ये जाके इन्होंने मारा है। जाकर के एयर किसके साथ स्ट्राइक साथ किए। पीडीपी के साथ सरकार चलाई है। ये आतंकवादियों को टिकटे अरे देते एयर वहां से। स्ट्राइक किए, घर में फैसुल्ला जाके फारूक मारा है। कौन था? आपने तो बताइए, सेना को इन्होंने मजबूत टिकटे करने दिए के लिए भी मना कर दिया था। ये हमें बोलते हैं हमने तो आतंकवादी। चलिए मारा मैं है। आता हूं वापस बताइए, आपके पास में। पाकिस्तान मित्तल के साहब, बारे में मित्तल तो- साहब, ये सिर्फ सावरकर के राजनीतिक बारे में आरोप तो प्रत्यारोप बताइए। देखिए, दो बातें हैं, या तो आप विकास करवाइए या फिर इस तरह से आरोप प्रत्यारोपों में शामिल हो जाइए। एक मिनट देखिए मित्तल साहब देखिए हेमंत, जी। हाँ, देखिए हेमंत हेमंत अभी चूंकि उपचुनाव 7 उपचुनाव बड़े होते हैं, अपने आप में ज्यादा होते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां जिस तरीके से विवाद विवाद कर रही है, दोनों जगह बीजेपी के बता रहे लोग कि 11 महीने में क्या काम हुआ, लेकिन कांग्रेस उसको स्वीकार नहीं कर रही। कांग्रेस कह रही है कि 11 महीने में कुछ भी नहीं किया, उसे भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करी। लेकिन अभी प्रतीक जी ने जो बात कही, लगता है कि शायद क्या नाम से वो बात उचित नहीं है कि जो जो पूर्व राजघराने हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको राजस्थान के राजघरानों को लेकर कि उनका स्वतंत्रता आंदोलन में, देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। महाराणा प्रताप को तो पूरी दुनिया में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में क्या नाम से उदाहरण दिया जाता है, जिन्होंने घास की रोटी खा के क्या नाम से आजादी की लड़ाई लड़ी है, मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो मुझे लगता है कि क्या नाम से उनके महत्व को राजस्थान के जो राजस्थान का इतिहास है, जो शौरवीरों का इतिहास है, उसको मुझे लगता है किसी एक घराने को लेकर कम नहीं किया जाना चाहिए। अब राहुल गांधी ने उनके संदर्भ में कहा और आज प्रतीक जी ने डायरेक्ट नाम लेके कहा, मुझे लगता है कि शायद क्या नाम से राजस्थान का महत्व और राजस्थान की वीरता इससे क्या नाम से कम। जहां तक नेताओं को क्या नाम से बयानों का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं, नेताओं को बयान बहुत सोच समझ के देना चाहिए। और राजस्थान की जो इमेज है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं सर, लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और वो गालियां दे रहे हैं सरेआम मंच पर चढ़ करके। बड़ा गजब का सीन हो रहा है, बताइए। बिल्कुल ये मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दोनों ही दल से कोई भी हो, जिस तरीके से और एक दूसरे को वो क्या कहेंगे, हर पार्टी में उनके जैसे लोग हैं, हर पार्टी में गाली देने वाले नेता हैं जो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि उन नेताओं पर वो अंकुश लगाएं। मुझे लगता है कि इसीलिए पार्टियां इस पर बात करने में कतराती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो ऐसे ही हैं सनम, सामने वाले भी ऐसे ही हैं। सभी दलों का यही हाल है। इसीलिए क्या नाम से आप देखिए, जब आप इस मुद्दे को वापस लाते हैं तो वो क्या नाम से दूसरे मुद्दों पर बात चली जाती है। हाँ। मेरा कहना है कि नेताओं को, जो उनके राजनीतिक दल है, जो प्रमुख लोग हैं, उनकी जवाबदेही है कि अपने नेताओं पर लगातार नियंत्रण लगाएं। प्रतीक जी इस पर आइए आप एक बार, और इस पर क्या आप जवाब दे सकते हैं कि आपके नेताओं की ये भाषा और नैतिकता, जिसको ध्यान में रखकर के पार्टी भी कोई गाइडलाइन तय करती होगी? देखिए, मैंने अभी आपको सबसे पहले बात की शुरुआत यही की थी कि राजनीति में भाषा की शुचिता होनी चाहिए। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन जिस तरीके की भाषा का उपयोग विपक्षी लोग या सामने से लोग करेंगे, तो आज के जमाने में उसी को उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। गजब बात है, अगर कोई अपराध कर रहा है तो सामने अपराध करेंगे। कानून नाम की कोई चीज है नहीं। आप तो बोलते हैं हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, आप बताइए कैबिनेट, फिर आपकी भाषा संवैधानिक है क्या? ये मंत्री फिर कहने के कुछ और करने का कुछ और। की गालियां बक रहे हैं, हम तो माँ बहनों की गालियां भी नहीं बक रहे, कैबिनेट मंत्री तो माँ बहनों की गालियां बक रहे हैं। निकाल लीजिए अगर कोई कसर रह गई है बाकी, तो आपके नेताओं के बयान देखिए, एक करके मैं सुना देता हूं आपको। आप बताइए कि वो बयान तो सुनाइए जो केंद्रीय, जो कैबिनेट मंत्री ने बोला। ये कौन सा जवाब होता है कि वो तो गालियां दे रहे हैं, हम तो माँ बहनों की गालियां नहीं दे रहे हैं? ये संस्कृति है हमारी। सुनाइए तो सही, वो आप हमारे राजस्थान की नेताओं के भाषा तो सुना रहे हैं। आप बीजेपी के नेताओं का वो क्लिप तो सुना दीजिए कैबिनेट मंत्री की। हम तो हमारे नेताओं की सुनेंगे, और अगर कुछ लगेगा तो हम उनके वाले सुना दूं, आपके वाले नहीं सुनाऊं? मंत्री का सुना दीजिए। और मुझे तो सुनाते हुए भी शर्म आती है ऐसा दोनों सुनाइए कि हम टीवी पर वो गाली चलाएं, गाली गलौज चलाएं। लेकिन मेरा तो ये कहना है, क्या पार्टी को ये तय नहीं करना चाहिए कि कोई गाइडलाइन होनी चाहिए आपके नेताओं के लिए? आपको शर्म क्यों आ रही है? उनके नेताओं वाला वो बयान देंगे, शर्म उनको आनी चाहिए। मौत का सौदागर उनको तो शर्म पता आनी नहीं चाहिए। किसने बोला आपको था, शर्म आनी देश के चाहिए। प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बोला जाता है।
नीच बोला जाता आप है। तो दोनों वो मोदी सुनाइए ने ना, मैंने तो खबर को कहा ना देखा, भाई, हम आपके तो नेताओं वो और किसी ने बोला था, गाली वाला आपके आपके नेताओं नेता ने, का हो आपके बड़ी-बड़ी या नेत्रियों वो ने हम बोला ये तो। प्रोटोकॉल के हिसाब से भी नहीं चला हमारे सकते। नेता का तो है ही नहीं, अरे अगर वो है तो आप ये सुनाइए, चैलेंज यही तो देता हूं, बात अगर कोई है गालियां दे हेमंत रहा हो भाई, हमारे नेता। यही तो है। लेकिन ये जब- आप में इतनी संवेदनाएं नैतिकता नहीं है, हमें तो है। हम तो नहीं चाहते कि गर्ग साहब सुनिए, गर्ग साहब आप सोचिए कि आप उनका वीडियो भी नहीं सुना पा रहे, आप सोचिए कि इतना खराब भाषा का प्रयोग किया है कि उनके नेताओं का वीडियो भी नहीं चला पा रहे। आप सोचिए कि किस तरीके मेरा सवाल सीधा है, उन्होंने किया उसकी आप निंदा करते हैं, लेकिन जो आप वाले कह रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उन पर क्यों नहीं बोलना चाह रहे? क्या उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए नेताओं के लिए कि वो सार्वजनिक तौर पर क्या बयान दे रहे हैं? अभी आप या तो मेरी बात सुने नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला आवाज कि बढ़ाइए थोड़ी राजनीति सी में प्रतीक भाषा जी की की। शुचिता, राजनीति में भाषा की शुचिता होनी चाहिए, इससे ये इसमें मेरा समर्थन है। लेकिन सामने वाले नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि कहां तक किसको उकसाया जा सकता है, और हमारे नेताओं ने कोई भाषा की शुचिता नहीं खोई है। आप बता दीजिए कौन सा हमारा नेता गालियां देता हुआ आपको मिला? राजेंद्र गुढ़ा को सदन में मार गालियां देता हुआ मिला? निकाला था, क्या गुंडे हैं? गालियां देता हुआ मिला? मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या गुंडे हैं आपके सदन नेता? के अंदर तो क्या होता है वो सदन के अंदर आप देखिए। मैं तो कह रहा हूं गालियां मारपीट करके मार के हमने भगाया। आप पूछ रहे मेरे से नहीं, अभी आप भाषा की बात कर रहे थे, अभी मैं बोल रहा हूं कि मैं आप बताइए कि बीजेपी के नेता गालियां बक रहे हैं, आप पूछ रहे हैं हमारे नेता ने कोई गाली बकी हो तो मैं भी माफी मांगूंगा। बता दीजिए आप, ये इनके नेताओं ने गालियां बकी, इनसे माफी मंगवाइए। जबरदस्ती साहब, नेताओं ने गर्ग साहब जवाब दीजिए। गालियां ठीक है। इनके नेता बोलते आप हैं, उनका भारतीय अनुसरण जनता कर रहे पार्टी हैं को ना? आरोप लगा रहे हैं। देखिए आप बीजेपी के स्थिति नेताओं का है? अनुसरण कर रहे हैं क्या? मान ही नहीं रहे। गर्ग साहब, हेमंत भाई, कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है? इतनी दयनीय दया आने लग गई है। मंत्री गालियां दे रहे हैं, 7-0 से हार रहे चुनाव तो ये बौखला गए। गालियां हेमंत भाई देते हैं और 7-0 से हार रहे थे, ये करते। बौखला गए। इतने हेमंत बेशरम भाई लोग हैं। बिल्कुल ये बौखला चुके बताइए। हैं। 7-0 से हार गए तो ये बौखला रहे। हार गए? हाँ, अरे आपने हारे, क्या चुनाव निश्चित आयोग में रूप से सेटिंग हारे। कर ली क्या? अरे क्या भाई, वो पता लग निश्चित गया रूप से रिजल्ट क्या हारे, है? 7-0 से। सेटिंग कर ली आपने? 7-0 से फिर से अरे सेटिंग भैया, कर ली? तुमने तो पहले फिर ही से आपने चुनाव आयोग में assessment सेटिंग लिया कर ली जब हमारे क्या? जब टिकट आपको वितरण रिजल्ट हुआ कैसे था, पता है? तभी कांग्रेस के आपने क्या नेताओं ने सेटिंग कर ली assessment है? लिया था। तभी अरे कांग्रेस आपको के क्या पता है? नेताओं ने सेटिंग कर assessment ली लिया क्या था कि आपने? भाई, आप तो चुनाव आपने जीत सेटिंग गए, आपने बोल दिया हार गए। टिकट declare सेटिंग किए कर थे। ली आपने चुनाव अरे आयोग में हाँ, जाकर हम कह रहे के हैं ना मशीनें बदल कि दी, आप 7-0 बटन के छाप अंदर जा दिए, रहे हो आप। बताइए 7-0 के अंदर जा रहे हो आप। और गाली के लिए माफी तो मांगे, गालीबाज अरे नेता माफी आपके, तो आप लोग मांगो। आपके गालीबाज जिसने नेता मौत है। का तो सौदा आपके बोला, नेताओं की भी वो भाषा मांगे। कोई अच्छी नहीं है, ना हेमंत इनके ने नेताओं की बोला, भाषा माफी अच्छी है। मांगे। अच्छा यही होता है कि दोनों अपने अपने नेताओं की आप जिम्मेदारी लें, दोनों पार्टियां, और ये कहें कि हमारी तरफ से इस तरह का व्यवहार न्यायोचित नहीं है। हम इसके लिए जनता से माफी चाहते हैं, बाकी तो जनता अपना फैसला कर ही लेगी। गर्ग साहब, अगर आप नहीं मानेंगे तभी जनता तो अपना फैसला करेगी ही। करने वाले लोग हैं, ये क्या माफी मांगेंगे? ये देश के टुकड़े करने वाले लोग हैं, ये क्या माफी मांगेंगे? ठीक है। ये आतंकवादियों के समर्थक है, ये कैसे ये अच्छी बात है कि आप में ये इतनी सामर्थ्यता भी नहीं बची है कि आप अपने नेताओं की गंदी जुबान बदजुबान को लेकर के आप संवेदनाएं भी प्रकट कर सकें। इतनी नैतिकता भी दोनों के बीच आप में नहीं इनसे बची। बोलिए, आप मुझसे बोल रहे हैं। मेरे नेताओं ने तो गालियां बकी भी नहीं, इनके नेताओं ने मैं तो गालियां दोनों बकी, से इनसे बोल रहा बोलिए, हूँ, संवेदना मैं प्रकट तो करिए। दोनों से बोल रहा हूँ। और इनसे प्रतीक जी बोलिए। आपके लिए भी, अरे हमने गाली बकी, हरीश मीणा हमारे किसके नेताओं ने नेता गालियां हैं? बकी गुंडे है। चोर, ये कौन सी भाषा? मित्तल साहब ठीक है, ठीक है, मत मानिए। अरे भाई जनता तो फैसला कर लेगी ना। प्रतीक जी, प्रतीक जी, जनता के बीच में तो है ना कि कौन सी पार्टी के किस नेता ने क्या शब्द कहे हैं। ठीक है मित्तल साहब बिल्कुल आखिरी टिप्पणी है, मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जनता तो देख रही है ना, ये बात है। देखिए कौन हेमंत, पीछे है? आपने बहुत अच्छे से इस मुद्दे हेमंत देखिए, आपने बहुत अच्छे से इस मुद्दे को रखा। लेकिन देखिए, ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, ना कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, दोनों इस बात को ये नहीं कह रहे कि हाँ ठीक है, हम क्या नाम से अपने नेताओं को समझाने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में इस तरह के बयान नहीं हो। जहां तक क्या नाम से हरीश मीणा की बात को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हरीश मीणा सांसद है और उन्होंने सार्वजनिक मन से ये बात की है, और वो भी उसके लिए जो उनकी पार्टी में पहले रहे। अब ये बात अलग है कि उनसे क्या नाम से दावा हो रही है, लेकिन यदि क्या नाम से सांसद ये कहे कि वो तो उठा ही गिरा है, वो चोर है, मुझे लगता है प्रतीक जी ये बात अच्छी नहीं है। आपको कम से कम इसकी निंदा तो करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के राजनीति में नैतिकता ज्ञान मात्र रह गया है। नेताओं की भाषा मंच पर और जनता के बीच में क्या होती जा रही है, जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, ये आप जनता जानते हैं और आप जनता को तय करना है कि आपके नेता कैसे चाहिए।